स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारी सीरीज का ऑफ द मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस फॉर द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, जहां पे हम लोग आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए जो केसेस हैं उनको पढ़ाते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं पूरा। तो इसी सीरीज का ये थर्ड पार्ट है आज। इसके बाद अभी और पार्ट्स इसमें नवंबर के एंड तक सारे रिलीज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ये सारे 100 केसेस मिल पाए। डिटेल में हम लोग उनको पढ़ाते हैं। साथ ही में आपका देखिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चालू होने वाला है और आपका 7 दिसंबर के बाद जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग रोज लाइव सेशन करेंगे यहाँ पे संभव लॉ के ऊपर। तो प्लीज उन लाइव सेशंस को जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसी के लिए हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिए और हमारा व्हाट्सएप का टेलीग्राम का ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लैट पीजी एग्जाम की, आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लॉ सब कुछ मिल जाए केवल 2999 के अंदर में, जो कि आपका कभी केवल 2899 का है, तो आप हमारे लास्ट इंटरप्रिटेशन कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। एक ही उसमें आपका जो आपके लास्ट के कुछ दिन बचे उसमें तैयारी आपकी पूरी पूरी इसी कोर्स में हो जाएगी। नहीं तो आपको केवल ये है कि सर मेरे को केस लॉ समरीज दे दीजिए, आप मॉक पेपर्स दे दीजिए, केवल 1499 में, 1799 नहीं 1499 में। तो आप हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स ये वाला चेकआउट करिए, मॉक टेस्ट केस लॉ वाला। इसके अंदर आपको 35 मॉक पेपर्स अनलिमिटेड अटेंडेंस के साथ पूरे पूरे मिल जाते हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है जरूर से देखिएगा। और नहीं तो अगर आपका मन है कि सर मेरे को क्लैट पीजी से मतलब इतना नहीं है, 10 ही यहाँ पे कुछ ही दिन का टाइम बच गया है, अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा, सीवीटी या खड़गपुर या बाकी एग्जाम से तैयारी करनी है, उसके लिए एक ऐसा कोर्स चाहिए जो कि केवल 4000 में पूरी तैयारी करवा दे मेरी, तो आप हमारा इस कोर्स को चेकआउट एक बार कर सकते हो। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला केस है इलेक्टोरल्स अपील्स केस, जो कि अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन है, या तो आपको ये केस इस नाम से मिलेगा या फिर आपको मिलेगा इलेक्टोरल अपील्स केस के नाम से। क्या हुआ इस केस में? इस केस में जो मैटर इन क्वेश्चन था वो ये था कि क्या सेक्शन 123 क्लॉज 3 जो है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो प्रोहिबिट करता है अपील, ऐसे लोगों से अपील करने के लिए कि आप हमें वोट दो बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज। ठीक है, इंडिया चूंकि एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, लैंग्वेजेस हैं, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे आइडेंटिटी बेस्ड अपील्स को ना करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि इलेक्शन का टाइम था वो, और इलेक्शन में अपील करी गई थी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज, तो इसके बेसिस पर ये केस का पूरा मतलब ये केस को चैलेंज किया गया था। हुआ क्या था, सीडी कोमाचेन ने चैलेंज किया था अभिराम सिंह का इलेक्शन फ्रॉम द सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूएंसी मुंबई में। एलिगेशन ये था कि जो अभिराम सिंह थे उन्होंने अपील करी थी फॉर वोट्स बेस्ड ऑन द हिंदू रिलीजन। उनने ये बोला कि भाई मैं हिंदू रिलीजन का हूँ, या हिंदू रिलीजन को बेस बनाते हुए उनने वोट्स मांगे। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको गिल्टी माना एंड केस को रेफर कर दिया टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब हुआ क्या, लीगल इशू बेसिकली क्या था, मैं आपको 123 क्लॉज 3 का आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए अब इसमें क्या था कि इसकी लैंग्वेज क्या है, जरा ये देखिए। द अपील बाय अ कैंडिडेट और हिज एजेंट और बाय एनी अदर पर्सन विद consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language, or the use of or appeal to religious symbols, or the use of or appeal to national symbols such as national flag or national emblem for furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate। ठीक है, तो ऐसी आप कोई भी अपील नहीं करेंगे, कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट नहीं करेगा, उसका एजेंट नहीं करेगा या कोई भी और पर्सन नहीं करेगा उस कैंडिडेट की कंसेंट से या उसके इलेक्शन एजेंट की कंसेंट से उसको वोट देने के लिए या रेफरेन करने के लिए वोटिंग से फॉर किसी भी दूसरे पर्सन के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या, उसके रिलीजन। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ था, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन। अब ये बेसिकली हिज क्या था, तो यहाँ पे जो बात अटक गई वो ये अटक गई कि भाई जो ये इंटरप्रिटेशन है ना ये हिज वर्ड का, ये क्या रेफर करता है, क्या ये रेफर करता है सिर्फ उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को या उसके वोटर्स को भी। ठीक है, तो एक डिबेट यहाँ पे उठी कि लिटरल वर्सेस पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन की। लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा था कि जो वर्ड्स है ना, जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ना चाहिए एज पर देयर प्लेन डिक्शनरी मीनिंग एंड अप्लाई करना चाहिए व्हेन लैंग्वेज इज अनएम्बिगुअस एंड इट प्रिवेंट्स द जुडिशियल ओवररीच बियॉन्ड द टेक्स्ट ऑफ लॉ। ये कह रहा था कौन, लिटरल इंटरप्रिटेशन। पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन इसमें क्या कह रहा था, इट फोकसेस ऑन द लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड पर्पस बिहाइंड द लॉ।
जो पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन है ना, ये आपको यहाँ पे ये बताता है कि भाई बेसिकली जो भी लेजिस्लेचर बना है उसके पीछे उसका एक इंटेंट क्या है एक्चुअल में। प्लस ये तब यूज करा जाता है जब जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है ना वो बहुत एब्सर्ड हो जाए या अनजस्ट रिजल्ट्स दे, एंड प्लस ये इंश्योर करता है कि लॉ जो है अडाप्ट करे टू सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज। यहाँ पे मेजोरिटी ओपिनियन जो आई 4 जजेस की, उसमें जस्टिस लोकुर थे, राव थे, बोबड़े थे एंड ठाकुर साहब थे, है ना। एंड उन्होंने अडॉप्ट करा पर्पोसिव रीडिंग ऑफ हिज। एंड उन्होंने यहाँ पे हिज का मतलब उन्होंने क्या क्या माना, उन्होंने हिज में माना कि इट इंक्लूडेड द कैंडिडेट, एजेंट और वोटर एज वेल, एंड अपील बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज आइडेंटिटीज इज करप्ट प्रैक्टिस। उन्होंने कहा अगर आप किसी की भी आइडेंटिटी के बेसिस पर आप अगर अपील कर रहे हो, आप वोट मांग रहे हो, सो ये करप्ट प्रैक्टिस है। ठीक है। जस्टिस चंद्रचूड़ थे, गोयल साहब थे एंड ललित साहब थे, उन्होंने डिसेंटेड अपना जजमेंट दिया एंड उन्होंने फेवर करा स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन को, एंड उन्होंने वार्न करा अगेंस्ट द जुडिशियल रीराइटिंग एंड कर्बिंग फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a) को। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो डिस्कस हुए थे इस केस में वो क्या हुए कि जो सेक्युलरिज्म है वो एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड बैलेंस बना रहना चाहिए बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का, एंड जो रोल ऑफ जुडिशरी है वर्सेस लेजिस्लेचर इन इंटरप्रिटेशन का, कि भाई लेजिस्लेचर माइट बी पॉसिबल कि कुछ ऐसा मतलब कुछ इंटरप्रेट करना चाह ही ना रहा हो जो कि जुडिशरी पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन को लेके आके उस चीज को उस वे में इंटरप्रेट कर दे जो कि लेजिस्लेचर ने ना चाहा हो। ठीक है। तो 4:3 मेजोरिटी से अपहेल्ड करा यहाँ पे पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन को, एंड अपील्स टू रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज को डीम्ड माना एज अ करप्ट प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथन करा इन्होंने सेक्युलरिज्म इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है। बेसिकली इन्होंने ये कहा कि आप किसी भी एक रिलीजन को बेस बना के आप वोट नहीं मांग सकते कि साहब मैं एक स्पेसिफिक धर्म का हूँ, या मैं एक स्पेसिफिक कास्ट का हूँ, या मैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का हूँ, इसलिए आप मुझे बस वोट दें। ठीक है। अगर आप ऐसा मानते हैं, मांगते हैं, है ना, तो आप एक करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द मतलब अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है। कंक्लूजन क्या आया कि जजमेंट ने शेप करा इलेक्टोरल एथिक्स को एंड री करा सेक्युलर डेमोक्रेसी को, एंड इसने एक डिबेट भी स्पार्क कर दी ऑन द लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच इन द पॉलिटिक्स एज वेल। प्लस इसने अफर्म करा द नीड ऑफ सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द इलेक्टोरल प्रोसेसेस। ठीक है। द नीड टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द इलेक्टोरल प्रोसेसेस, कि भाई आप इलेक्शन में सिर्फ रिलीजन को बेस बना के या रिलीजन को बेस बना के आप कैसे भी जो है आप इलेक्शन में आप उसको नहीं ला सकते। ठीक है। ये था हमारा आज का पहला केस। अब चलते हैं हम अपने दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस की तरफ चलने से पहले हमारा एक 10 मंथ्स की वैलिडिटी वाला एक हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें कि आपको CUET LLM, IIT खड़गपुर, ILI, जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU एंड LU का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा। 2026 का पूरा एक प्रिपरेशन कोर्स आपको मिल जाएगा जस्ट फॉर 3999 का। ठीक है। 4000 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है पूरा कोर्स। इसमें आपके 10 महीने की वैलिडिटी रहेगी, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा आपका पूरा पूरा सिलेबस का, एंड इसमें आपको बहुत सारे एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, एंड वो भी आपको कितने 40 प्लस आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। ठीक है। और वो भी 40 प्लस किसके, सिर्फ CUT LLM के बेस वाले 10 आपको मिलेंगे, IIT खड़गपुर LLM वाले, ILI वाले 5 मिलेंगे आपको जामिया वगैरह के। ठीक है। प्लस इसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम देंगे, एक्सप्लेनेशंस के साथ देंगे, एंड फिर इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सेस तो है ही। ठीक है। प्लस फिर एक हमारा क्लैट PG का चल रहा है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स है जस्ट फॉर 2999। ये भी 3000 रुपए के अंदर है। ठीक है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट कवरेज हम आपको दे रहे हैं आपके सिलेबस का। एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेंगी, एंड उसमें भी आपके कितने 35 प्लस पेपर्स आपको मिलेंगे। एंड 35 प्लस आपके पेपर्स जो होते हैं ना वो आपके इतने हो जाएंगे ना कि अगर आपने 35 के 35 पेपर सॉल्व कर दिए, ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कि भाई उन 35 पेपर्स में से आपके एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तो बन जाएंगे क्लैट के एग्जाम में। ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको जो भी रीसेंट और लैंडमार्क केसेस थे वो आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे 2017 से लेकर 25 तक वाले। ठीक है। तो आप जल्द से जल्द आप इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं, जो भी क्लैट PG का एग्जाम जो भी देना चाह रहे हैं, ये लास्ट मिनट बिल्कुल प्रिपरेशन कोर्स है, इसको आप ले सकते हैं। फिर एक हमारा 1499 का एक कोर्स चल रहा है जिसमें आपको 35 फुल लेंथ मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है। एंड ये भी क्लैट PG का लास्ट मिनट मॉक टेस्ट सीरीज है प्लस केस लॉ समरी का पूरा एक आपका कोर्स चल रहा है यहाँ पे। इसमें भी आपको 35 मॉक पेपर्स मिलेंगे।
150 से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क प्लस रीसेंट केस लॉज मिलेंगे एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिस की आपके उससे कि भाई एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड हमारे यहाँ पे नीचे हमारे स्टूडेंट्स का हमारा यहाँ पे वो रैंकिंग दी गई है जिन्होंने की बहुत अच्छा स्कोर करा है क्लैट पीजी में संभव लॉ से पढ़ के। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस लॉ की तरफ। नेक्स्ट हमारा केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। इस केस लॉ में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करा था अप टू अ लिमिटेड स्कोप। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इट डिफाइंस द कोऑपरेटिव्स एज ऑटोनोमस एसोसिएशंस फॉर्म टू मीट द कॉमन नीड्स थ्रू जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइजेस। यूएन ने डिक्लेयर करा 2012 में एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे यहाँ 2011 में इंट्रोड्यूस हो गया पार्ट 9B, और जो कि इफेक्टिव हुआ 15 फरवरी 2012 से। पार्ट 9 भी किसकी बात करता है आप सबको पता होगा। फैक्चुअल बैकग्राउंड इसका देखिए क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स एक हुई और 2004 में जिसने की प्रपोज करा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। 97th अमेंडमेंट ऐड 97th अमेंडमेंट ने ऐड करा पार्ट 9B आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZT। गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई चैलेंजिंग द अमेंडमेंट एज अल्ट्रा वायर्स द टू द कॉन्स्टिट्यूशनल। उसमें पूरा जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक जो फ्रेमवर्क था ना, या मतलब एक जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज था उसको चैलेंज करा गुजरात हाई कोर्ट में। इश्यूज क्या बने कोर्ट के सामने कि वेदर द 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर पार्ट 9B रिक्वायर्ड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 368A। क्योंकि ये मैटर था स्टेट का भी, तो एटलीस्ट आपको स्टेट से रैटिफिकेशन तो रिक्वायर्ड था, आपको आधे से ज्यादा स्टेट से जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो अफेक्टिंग द स्टेट्स। हाईकोर्ट के जजमेंट में क्या आया कि गुजरात हाईकोर्ट हेल्ड दैट पार्ट 9B इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू टू द लैक ऑफ रैटिफिकेशन। यहाँ हाईकोर्ट ने अपनी एक लिमिटेड बात रखी कि भाई चूंकि रैटिफिकेशन नहीं हुआ था आधे से ज्यादा स्टेट का, सो दैट्स व्हाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड अमेंडमेंट टू आर्टिकल 191C एंड आर्टिकल 43B उनको अपहेल्ड रखा। क्यों अपहेल्ड रखा? क्योंकि भाई ये स्टेट से कहीं ना कहीं ये वो नहीं थे, मतलब स्टेट के ऊपर ऐसा कोई डायरेक्ट इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, बट जहां पे था वहां पे आपको एटलीस्ट रैटिफिकेशन तो करवाना था। यूनियन ने फाइल करी अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आर्ग्यूमेंट्स क्या रखे यूनियन ऑफ इंडिया ने? यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने आर्ग्यू करा एंड उन्होंने ये कहा कि दैट द अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड जो पार्ट 9B है कवर्स बोथ कोऑपरेटिव एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इन्होंने वो कवर करते हैं। प्लस जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, इट शुड प्रिजर्व प्रोविजंस रिलेटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, रिस्पोंडेंट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट ने एक्सीड कर दिया उसकी लिमिट ऑफ अमेंडिंग पावर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑटोनॉमी एंड रैटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 प्रोवाइसो वाज मैंडेटरी एंड नॉट, एंड उसका पालन इन्होंने नहीं करा। प्लस 9B जो है वो उसने फेटर कर दी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव पावर ओवर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आया, 3 जजेस बेंच थी, उसने हेल्ड करा कि जो पार्ट 9B है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फॉर स्टेट कोऑपरेटिव्स ड्यू टू लैक ऑफ रैटिफिकेशन। क्योंकि अगर आप स्टेट के लिए बना रहे थे तो एटलीस्ट आपको आधे से ज्यादा स्टेट्स का रैटिफिकेशन तो रिक्वायर्ड था। प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड वैलिड करा ओनली फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एंड द यूनियन टेरिटरीज को। एंड जजमेंट ने यहाँ पे फोकस करा ऑन प्रोसीजरल रादर देन सब्सटैंटिव इश्यूज के ऊपर। ठीक है, प्लस की प्रोविजंस क्या थे? जो 243ZI है, स्टेट टू लेजिस्लेट कॉपरेटिव्स बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक एंड वॉलंटरीली प्रिंसिपल्स। एंड आर्टिकल 243 जो ZJ है कि मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स होने चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST एंड वुमेन का। प्लस Z किया था मैंडेट्स टाइमली इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बोर्ड टर्म। ठीक है, फर्दर ये प्रोविजंस थे। So, अब जो डिसेंटिंग ओपिनियन आई थी वो आई थी जस्टिस KM जोसेफ की। KM जोसेफ अग्री कर रहे थे विद मेजॉरिटी दैट आर्टिकल 243ZI टू ZQ एंड 243ZT अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ही डिसएग्रीड ऑन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी टू सस्टेन द प्रोविजंस फॉर द यूनियन टेरिटरीज एंड ही हेल्ड दैट अनरैटिफाइड प्रोविजंस कैन नॉट बी रीसरेक्टेड एज अ वैलिड लॉ। कंक्लूजन क्या निकला इस केस का? कंक्लूजन ये निकला हमारे इस केस का कि जो 97th अमेंडमेंट था वो उसने एम तो करा था स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेटिव्स को थ्रू ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देन रीअफर्म करा द फेडरल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि भाई देखिए, आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो आप अच्छा करिए, बट एक जो ड्यू कोर्स है उसको उसको तो फॉलो करते हुए आप कुछ अच्छा करिए। विदाउट फॉलोइंग द ड्यू कोर्स आप कुछ कैसे कर सकते हैं? प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है उसने प्रिजर्व करा यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है हमारा राजीव सूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें इन्वॉल्व था क्या, रीडेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सेंट्रल विस्टा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसको चैलेंज किया गया था। द प्रोजेक्ट जो था वो क्लियर करा गया था, वाज क्लियर्ड बाय द 3 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी 2021। जो केस था उसने रेज करा था इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, पब्लिक कंसल्टेशन एंड जुडिशियल लिमिट्स ऑन द पॉलिसी रिव्यू। बैकग्राउंड क्या था इस केस का, कि जो पेटिशनर्स थे दे चैलेंज द प्रोजेक्ट इन लेट 2019 alleging procedural irregularities। उन्होंने बोला कि भाई जो सेंट्रल विस्टा का आपका जो जो प्रोजेक्ट है, वहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज हो रही है, तो इस प्रोजेक्ट को बंद करवाया जाए। Further, they argued that the government rushed regulatory approvals and bypassed environmental and financial scrutiny। यहाँ पे उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया कि भाई जो एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल स्क्रूटिनी जो होती है वो नहीं करी गई यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। प्लस दे क्लेम दैट वायलेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स एंड लैक ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन। यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जब कोई अगर कोई दूसरी पार्लियामेंट बन रही है, सो एटलीस्ट पब्लिक को से तो आप कंसल्ट करो। ठीक है, पब्लिक से आप कंसल्ट नहीं करोगे तो आप कैसे बना सकते हो पब्लिक के लिए पार्लियामेंट। इशू क्या रेज हुआ है, whether the Central Vista project followed due process in obtaining clearances, whether the lack of public consultation violated democratic and environmental norms, and extent to which courts can review government policy decisions। अब petitioners ने क्या आर्गुमेंट रखे कि गवर्नमेंट ने क्या हुआ, गवर्नमेंट फेल हो गई to comply with the statutory requirements of the environmental clearances, plus decisions जो लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत जल्दबाजी में लिए गए विदाउट पब्लिक इनपुट, प्लस हाइटेंड जुडिशियल स्क्रूटिनी इसमें चाही गई पिटिशनर्स के द्वारा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। रेस्पोंडेंट जो कि यूनियन ऑफ इंडिया थी उसने क्या बोला कि जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स थे एक बिल्डिंग बनाने के लिए वो हमने लिए हैं, प्लस जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी जो प्रोजेक्ट था वो एक पॉलिसी डिसीजन है, और वो गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि भाई हमें किससे परमिशन लेनी है, सॉरी हमें किससे कंसल्ट करना है, हमें किससे कंसल्ट नहीं करना है। ठीक है, प्लस कोर्ट्स इंटरफियर नहीं कर सकते ऐसे मैटर्स में जो कि प्योरली पॉलिसी डिसीजन है, अनलेस जो कोई क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट देते हुए क्या कहा, जो कि जस्टिस खानविलकर ने ऑथर करा था। द कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड करा दैट द जुडिशरी कैन नॉट स्टेप इनटू द डोमेन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। क्योंकि भाई अभी पॉलिसी मेकिंग का काम है, हाउ कैन कोर्ट स्टेप इनटू इट एंड कोर्ट बोले कि नहीं नहीं आप अपनी पॉलिसी ऐसे नहीं, आप अपनी पॉलिसी ऐसे बनाओ। प्लस दे फाउंड नो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी। की रीजनिंग क्या थी मेजॉरिटी जजमेंट की, कि जो पॉलिसी डिसीजन है वो एक्सक्लूसिव डोमेन होता है किसका, गवर्नमेंट का, और वो दैट टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। प्लस जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिमिटेड है चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी वायलेशंस को, प्लस जो जितने भी रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल अप्रूवल्स हैं वो सब लिए जा चुके थे। ठीक है, जस्टिस खन्ना ने यहाँ पे डिसेंटिंग ओपिनियन दी, जस्टिस संजीव खन्ना थे। ही अग्रीड दैट पॉलिसी मेकिंग लाइज विद द गवर्नमेंट बट स्ट्रेस द प्रोसीजरल कंप्लायंसेस। जस्टिस संजीव खन्ना ने बोला कि भाई मैं मानता हूं कि भाई पॉलिसी मेकिंग जो है वो दैट इज विद द गवर्नमेंट, नो नो डाउट, बट गवर्नमेंट को ये भी बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई प्रोसीजरल कंप्लायंस स्ट्रिक्टली कंप्लाई हो, मतलब प्रोसीजरल जो भी कंप्लायंस है वो आप स्ट्रिक्टली करो। प्लस ही हेल्ड दैट गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है इंश्योर करने के लिए एडिक्वेट पब्लिक कंसल्टेशन एंड कंक्लूडेड दैट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क रिक्वायरिंग ट्रांसपेरेंसी वायलेट हुई है कहीं ना कहीं। सिग्निफिकेंस क्या है इस केस का, दे क्लैरिफाइड द जुडिशियल लिमिट्स इन रिव्यूइंग द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, reinforced separation of powers and executive discretion in policy making, plus highlighted the importance of participatory governance and the procedural fairness। ठीक है, 2:1 मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल सही है, एम्फसाइज करा एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी को। प्लस ये केस जो है ना ये रिफ्लेक्ट करता है डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ अगेन। फिर एक केस आता है जो कि आप सबने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा, जलीकट्टू केस। इसका जो टाइटल था वो था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बैकग्राउंड क्या था इस केस का, कि भाई 2014 में नागराजा केस ने बैन करा था जलीकट्टू को एंड बुलक कार्ट रेसेस को अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जहां पे ये जलीकट्टू या ये बुलक कार्ट रेस होती थी,
उन्होंने पास करा अमेंडमेंट लॉज टू परमिट रेगुलेटेड ट्रेडिशनल इवेंट्स को। पिटिशंस फाइल हुई चैलेंजिंग द अमेंडमेंट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्ट्ररी टू ए नागराजा केस सुप्रीम कोर्ट में। लीगल इश्यूज जो उठे वो क्या उठे कि वेदर जो स्टेट अमेंडमेंट एक्ट है वो कलरेबल लेजिस्लेशन है क्या, कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू टेंड टू डू इट इनडायरेक्टली, प्लस वेदर दीज स्पोर्ट्स जो है वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 14, 21 एंड 51 ए जी एंड एच, प्लस वेदर जो जलीकट्टू है इट कैन बी प्रोटेक्टेड एज कल्चरल राइट अंडर आर्टिकल 29। पिटिशनर की क्या आर्गुमेंट थे? पिटिशनर ने कहा कि जो इवेंट है इट कॉज क्रुएलिटी टू एनिमल्स इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 11 ऑफ द पीसीए एक्ट, प्लस जो स्टेट का अमेंडमेंट्स है इट लैक्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एंड व कलरेबल लेजिस्लेशन। यहाँ पे जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड था उसने बोला कि भाई जो भी स्टेट के जो अमेंडमेंट लॉज हैं वो टेक्निकली कलरेबल लेजिस्लेशन है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे तो वो ये काम इनडायरेक्टली करवा रहे हैं। प्लस जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है इट कैन नॉट ओवरराइड एनिमल वेलफेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। यहाँ पे बात कर दी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। दे सेड कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरल ही नहीं है कि आप एक बुलेट कार्ट रेस करवाओ या बुलेट्स को आप बहुत मतलब इल ट्रीट करो या कुछ भी करो। ठीक है, रेस्पोंडेंट के क्या आर्गुमेंट थे कि जो जलीकट्टू है या एंड जो बुलक रेसेस हैं वो पार्ट है तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के कल्चर का, प्लस अमेंडमेंट एंड रूल्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं सेफ गार्डिंग टू मिनिमाइज द क्रुएलिटी, एंड लेजिस्लेचर के पास कॉम्पिटेंट है प्रेसिडेंशियल एसेंट के साथ टू क्योर एनी रिपग्नेंसी। यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने बोला कि भाई जो भी जलीकट्टू का हमारा एक जो इवेंट होता है, हमारा एक जो मतलब वो हमारा कल्चर का पार्ट है हमारे, एंड हमारा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के सबके कल्चर का पार्ट है वो। ठीक है, तो आप इसको बैन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कोर्ट ने क्या एनालाइज करा? कोर्ट ने एनालाइज करा कि पहली बात तो एनिमल के पास कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेचुरल राइट होंगे, मॉरल राइट होंगे, लेकिन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा ये कि जो एनिमल वेलफेयर है इंश्योर करता है कि क्योंकि भाई जो भी मतलब ह्यूमन की जो ड्यूटी है दैट इज टू इंश्योर द एनिमल वेलफेयर, प्लस जुडिशियल रेस्ट्रेंट होना चाहिए कल्चर एंड पॉलिसी पे। बट क्या जुडिशियल रेस्ट्रेंट जो कल्चर एंड पॉलिसी पे है वो लेजिस्लेचर के पास है क्या? ऐसा कोई मतलब पावर कि भाई वो कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे कि कल्चर एंड पॉलिसी क्वेश्चन में आ जाए? कोर्ट ने फिर एनालाइज किया कि जो स्टेट अमेंडमेंट है वो कलरेबल नहीं है एंड वो एंट्री 17 के अंदर फॉल करते हैं, प्लस जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू हो सकती हैं अगर रेगुलेट करा जाए विद कंसिस्टेंट और वो कंसिस्टेंट किसके लॉ के साथ, प्लस कोई एविडेंस नहीं है ऑफ आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज ऑफ द पावर का। ठीक है, फिर बाद में की फाइंडिंग क्या दी ऑनरेबल कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट हैज हेल्ड दैट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका के जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं वो अपहेल्ड करे एज वैलिड। ठीक है, प्लस अमेंडमेंट को अलाइन करा उन्होंने विद प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, प्लस कोर्ट को उन्होंने डायरेक्ट करा कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट आप करिए एनिमल क्रुएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या निकला इसका कि जलीकट्टू को अलाउ करा गया विद प्रॉपर सेफगार्ड्स, रिकॉग्नाइज करी गई स्टेट की ऑटोनॉमी टू रेगुलेट कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्लैरिफाई करा कि जो एनिमल के राइट है वो स्टैट्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इस चीज को आप चाहें तो ना आप एक बार मार्क कर लीजिएगा कि भाई जो एनिमल के राइट्स हैं वो फंडामेंटल नहीं है, दे आर स्टैट्यूटरी इन नेचर। मतलब दे आर विद सम स्टैट्यूट्स बट दे आर नॉट फंडामेंटल बिकॉज क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है उनके पास, प्लस बैलेंसेस कल्चरल फ्रीडम एंड एनिमल वेलफेयर ओब्लिगेशंस। कंक्लूजन ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी वैलिडिटी ऑफ द स्टेट लॉज परमिटिंग जलीकट्टू एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स, reaffirmed legislative supremacy and procedural compliance, plus this judgment reflects harmony between the tradition, culture and compassion। ठीक है, यहां तक वो हमारा जलीकट्टू का केस। अब चलते अपने नेक्स्ट केस की तरफ। अब देखिए जैसे जो ये जलीकट्टू वगैरह वाले जो केस है ना, तो हमारा जो ये पूरा एक जो कोर्स चल रहा है ना 3999 का 4,000 रुपए के अंदर का, ठीक है, तो इसमें आपको हम जो सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे ना, है ना, तो उस सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जो सिलेबस होगा हमारा, जो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो ये सब ऑलमोस्ट ये चीजें कवर होती जाती हैं। एंड जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जैसे हमारा जो ये क्लैट पीजी का लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स है मॉक टेस्ट का, जब आप ये मॉक टेस्ट देंगे ना, तो हम ये बकायदा ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपके उसमें आपको एडेड मिलेंगे, है ना। एंड इससे क्या होगा ना, इससे आप एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे या जब जो आप जो कुछ भी करेंगे, तो उससे आपका एक केस ना और ज्यादा बेटर होता जाएगा, या आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा आपकी बेटर होती जाएगी। ठीक है, फिर आता है एक बहुत अच्छा केस, एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि एफआईआर फाइल होती है अगेंस्ट द एशियन रिसर्फेसिंग एंड एमसीडी ऑफिशियल्स अंडर द आईपीसी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है 2002 में, स्पेशल जज फ्रेम करते हैं चार्जेस अगेंस्ट द अपीलांट्स। अपीलांट्स चैलेंज करते हैं चार्ज फ्रेमिंग ऑर्डर इन दिल्ली हाई कोर्ट अंडर द क्रिमिनल रिवीजन। धर्मवीर खट्टर एंड आरसी सबरवाल केसेस का एक वो लिया जाता है एंड डिफरिंग द व्यूज ऑन द रिवाइजिंग इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, बोथ हेल्ड रिवीजन इज नॉट मेंटेनेबल। आरसी सबरवाल allowed limited supervisory power under article 227, matter referred to larger bench for clarification। डिवीजन बेंच फाइंडिंग क्या आती है कि ऑर्डर फ्रेमिंग चार्जेस इज इंटरलोक्यूटरी, नो रिवीजन लाइज अंडर सेक्शन 193C ऑफ द पीसीए and High Court retains supervisory jurisdiction under Article 227 but must exercise it sparingly। इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या होते हैं फिर कि वेदर जो हाई कोर्ट है कैन रिवाइज इंटरलोक्यूटरी चार्ज फ्रेमिंग ऑर्डर्स अंडर पीसीए, whether such orders can be challenged under 227 of the constitution and whether appellant was entitled to any additional remedies। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है लेजिस्लेटिव इंटेंट को सेक्शन 193C के एंड रेस्ट्रिक्ट करता है इंटरफेरेंस टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल्स। प्लस हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 227, कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय अ स्टैट्यूट। प्लस जो कोर्ट्स है मस्ट बैलेंस फेयर ट्रायल विद कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एक्सपीडिशियस जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि भाई रेस्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस टू एंश्योर स्पीडी ट्रायल्स, ठीक, प्लस हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन भी है 227 के अंदर एंड कोर्ट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा फेयर ट्रायल विद कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एक्सपीडिशियस जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी रिवीजन पिटिशंस है ना अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स अंडर पीसीए वो मेंटेनेबल नहीं है। सुपरवाइजरी पावर अंडर आर्टिकल 227 रिमेन अवेलेबल बट शुड बी यूज्ड कॉशियसली। डायरेक्टेड दैट इफ स्टे इज ग्रांटेड ट्रायल शुड प्रोसीड डे टू डे एंड कंक्लूड विद इन 2 to 3 months। हमारा इस यहाँ पे ये केस पढ़ने का जो मोटिव है वो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि जो अगर जहां जिन मैटर्स में स्टे मिल गया है और मैटर्स में ट्रायल जो है वो प्रोसीड होनी चाहिए डे टू डे एंड कंक्लूड होनी चाहिए 2 से 3 महीने के अंदर। ऑटोमेटिक एक्सपायरी ऑफ स्टे ऑर्डर्स एक नया कंसेप्ट एक यहाँ पे बनाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर जो ट्रायल है इफ ट्रायल नॉट कंक्लूडेड विद इन 6 months, अगर 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रही है देन स्टे ऑटोमेटिकली लैप्सेस अनलेस एक्सटेंडेड बाय अ रीजन ऑर्डर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ स्टे ऑर्डर्स दैट डिलेज ट्रायल्स, मैंडेटेड अकाउंटेबिलिटी थ्रू स्पीकिंग ऑर्डर्स शोइंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे ये केस पढ़ने का हमारा जो मोटिव है दैट इज ऑटोमेटिक स्टे ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपायरी ऑफ द स्टे ऑर्डर्स, कि जहाँ पे कोई भी अगर स्टे मिल गया है मतलब किसी एक मैटर पर तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होगा जैसा कि एशियन रिसर्फेसिंग में मतलब बोला था। लेकिन सॉरी एशियन रिसर्फेसिंग में तो ये बोला कि अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुई 6 महीने के अंदर तो जो स्टे है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा अनलेस एक्सटेंडेड बाय अ रीजन ऑर्डर, जब तक कि उसको एक्सटेंड ना करा जाए किसी एक ये रीजन ऑर्डर से। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस आया कि भाई चूंकि डिले नहीं हो केस में, ये नहीं हो वो नहीं हो इस मारे। ठीक है, अब मैं आपको इसी केस को कैसे ओवररूल करा गया ये बताता हूँ मैं आपको। एशियन रिसर्फेसिंग जो है ओवर रूल हुआ है इन द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। इंट्रोडक्शन क्या आया इसमें कि भाई जो 5 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है एग्जामिन्ड वेदर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 कैन ऑर्डर ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ ऑल इंटरिम स्टे ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड। और यहाँ पे हेल्ड हुआ कि आर्टिकल 142 है जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड टू पास ब्लैंकेट ऑर्डर्स वॉइडिंग इंटरिम स्टेज एंड इसलिए इसने यहाँ पे एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड को ओवररूल कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था कि जो एफआईआर हुई थी अगेंस्ट एशियन रिसर्फेसिंग एंड एमसीडी ऑफिशियल्स के अंदर आईपीसी एंड पीसी के अंदर हाई कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जो ऑर्डर है फ्रेमिंग द चार्जेस वो इंटरलोक्यूटरी इन नेचर है और उसके अगेंस्ट में रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 227 का जुरिसडिक्शन अवेलेबल है। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में देन रूल करा कि ऑल जो भी हाई कोर्ट्स हैं जो भी हाई कोर्ट का जो स्टेज है वो लैप्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 months अनलेस एक्सटेंडेड स्पेसिफिकली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफरेंस गया। क्वेश्चन क्या बना कि कैन आर्टिकल 142 बी यूज्ड टू ऑटोमेटिकली वेकेट इंटरिम ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स। 5 जजेस बेंच बैठी कन्वीन टू रिकंसीडर 2018 का एशियन रिसर्फेसिंग की रूलिंग। पिटिशनर्स के क्या कंटेंशन थे कि जो भी ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ इंटरिम रिलीफ है वो एक जुडिशियल लेजिस्लेशन है बियॉन्ड द जुडिशियल पावर्स। आर्टिकल 226 forms part of the basic structure and cannot be diluted under article 142, plus an interim order can end only after judicial application of mind, not by lapse of time।
ठीक है। रेस्पोंडेंट ने क्या बोला कि सपोर्टेड पिटिशनर्स व्यू दैट इंटरिम ऑर्डर्स ग्रांटेड आफ्टर असेसिंग प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररेपरेबल इंजरीज प्लस सच ऑर्डर्स कैन नॉट ऑटोमेटिकली एक्सपायर विदाउट अ रीजन डिसीजन। ये कंटेंशन था किसका? रेस्पोंडेंट का। क्योंकि एशियन रिसर्फेसिंग के में क्या था कि भाई ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जा रहे थे 6 महीने के बाद। ठीक है, कोर्ट की क्या फाइंडिंग आई कि जो इंटरिम ऑर्डर इट कैन एंड ओनली बाय डिस्पोजल ऑफ द मेन केस और जुडिशियल ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज. Automatic expiry of stay orders violates principle of the natural justice and time passage alone cannot nullify a lawful interim order. ठीक है, ये स्पेसिफिकली इसको याद रखिएगा कि भाई जो टाइम का पैसेज है ना, अलोन कैन नॉट नलिफाई लॉफुल इंटरिम ऑर्डर। कोर्ट की क्या फाइंडिंग आई? आर्टिकल 142 ने अलाउ करा था डायरेक्शन को ओनली टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज बिफोर द कोर्ट, कैन नॉट बी यूज्ड टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ द नॉन पार्टीज और पास ब्लैंकेट प्रोसीजरल ऑर्डर्स। प्लस ज्यूरिसडिक्शन जो था 142 का वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड लेजिस्लेटिव नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने फिर फर्दर क्या फाइंडिंग दी कि जो हाई कोर्ट्स एंड आर्टिकल 226 या 227 वो जुडिशियली सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के। इसको चीज को याद रखिएगा। प्लस पावर जो है जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द पावर बाय अ ब्लैंकेट ऑर्डर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मतलब ये होगा कि जब तक आप स्टे का ऑर्डर जो है वो सेट असाइड नहीं होगा, स्टे कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही स्टे का ऑर्डर सेट असाइड हुआ, स्टे हट जाएगा और जिसके भी फेवर में जाएगा ऑर्डर वो वहां पे आ सकता है, या उसका वहां पे जो भी कब्जा बना जाएगा या जो कुछ भी है, ठीक है, वो होगा। ठीक, याद रखना है आपको एशियन रिसरफेसिंग जजमेंट किस केस में ओवररूल हुआ था, है ना? 142 की क्या पावर्स है एंड एफिशिएंसी, फेयरनेस एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इस पर्टिकुलर केस ने प्रमोट करा टेक्निकली। ठीक है, अब एशियन रिसरफेसिंग का बस आप नाम देख लीजिएगा कि किस केस ने उसको ओवररूल करा। सो दैट इज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट केस तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के जो जजेस थे वो थे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब, एम खानविलकर साहब एंड जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब। केस ने हाईलाइट करा था अलार्मिंग इंक्रीज इन द मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग इंसिडेंट्स अक्रॉस इंडिया, मोर पर्टिकुलरली द काउ विजिलेंटिज्म। पिटिशन फाइल्ड करीब तहसीन एस पूनावाला ने अड्रेसिंग द मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स ड्रिवन बाय द कम्युनल टेंशंस। पिटिशनर ने सॉर्ट करा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द मॉब वायलेंस। कोर्ट ने नोट करा दैट लिंचिंग अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ एंड थ्रेटन्स सिटीजंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि राइज इन लिंचिंग इंसिडेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्डर, adequacy of current legal frameworks to address the mob violence and need for the guidance ensuring accountability and swift justice for victims। ठीक है, ये 3 इश्यूज थे। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आया कि लिंचिंग इज एन अफ्रंट टू द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। Vigilantism destabilizes democratic institutions and erodes citizens' faith in the justice. Plus, state has a duty to protect the citizens from extrajudicial violence and uphold the public order। यहाँ अब इस केस में ना गाइडलाइंस इशू करी गई विजिलेंटिज्म से बचने के लिए एंड मॉब वायलेंस से बचने के लिए। क्या क्या करी गई कि स्टेट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम अंडर आर्टिकल 357A ऑफ द सीआरपीसी 1 महीने के अंदर ऐसे लोगों के लिए। ईच डिस्ट्रिक्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा एक नोडल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक का, सपोर्टेड बाय डीएसपी टू प्रिवेंट द लिंचिंग। एंड फॉर्मुलेट करना पड़ेगा एक स्पेशल टास्क फोर्स टू गैदर इंटेलिजेंस ऑन ग्रुप्स प्रमोटिंग हेट और वायलेंस। मतलब स्पेशल टास्क फोर्स किसके लिए? सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि भाई एनिमिटी कौन पैदा कर रहा है ना, हेट कौन पैदा कर रहा है, वायलेंस कौन कर रहा है, उसके लिए। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड प्यूरेटिव मेजर्स क्या लिए यहाँ पे? पुलिस टू टेक प्रॉम्प्ट प्रिवेंटिव एक्शन ऑन रिपोर्ट्स ऑफ मॉब गैदरिंग्स और हेट स्पीचेस। एफआईआर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्टेट्स टू फ्रेम लॉज स्पेशली एड्रेसिंग लिंचिंग इफ नेसेसरी। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है इसमें? यूनियन स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कंडेम लिंचिंग पब्लिकली, रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस, accountability of public officials for failure to prevent or act against mob violences। ठीक है, सिग्निफिकेंस तो फिर वही है कि काउ विजिलेंटिज्म कैसे खत्म करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म करा यहाँ पे द रूल ऑफ लॉ एंड स्टेट की ड्यूटी टू एंश्योर जस्टिस। प्लस एक्शनेबल गाइडलाइंस इशू कर दी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टू प्रिवेंट द मॉब लिंचिंग एंड प्रमोट कम्युनल हार्मनी। प्लस जो लैंडमार्क डिसीजन है एडवांसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ। इसको तहसीन पूनावाला का केस याद रखिएगा, मॉब लिंचिंग एंड काउ विजिलेंटिज्म से के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये केस है एक मेसर्स ईरा थ्रू डॉक्टर मंजुला क्रिपेंडॉर्फ वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या हुआ, जो इशू जो निकल के आया कि वेदर जो चाइल्ड है अंडर सेक्शन 21D ऑफ द पॉक्सो एक्ट, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स बिलो 18 इयर्स बेस्ड ऑन मेंटल एज एंड नॉट जस्ट बायोलॉजिकल एज। ठीक है, क्या इशू था कि जो भी चाइल्ड है पॉक्सो अंडर सेक्शन 21D ऑफ पॉक्सो, क्या वो सिर्फ इंडिविजुअल को केटर करता है जो कि बिलो 18 साल से है और उनकी मेंटल एज बेसिकली कम है, या फिर बायोलॉजिकल एज की सिर्फ बात करता है। ठीक है, या बायोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज दोनों की बात करता है, या फिर सिर्फ किसी एक एज की बात करता है। ठीक है, मतलब इधर मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज। अपीलेंट ने सॉट कर रिकॉग्निशन ऑफ अ 38 ईयर ओल्ड डॉटर विद मेंटल एज ऑफ 6 to 8 इयर्स एज चाइल्ड अंडर पॉक्सो। बेसिकली बात ये थी कि भाई जो भी आदमी भले ही 30 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, अगर उसकी मेंटल एज उतनी नहीं है, तो क्या उसको हम, अगर उसकी मेंटल एज 18 साल से कम की है, तो क्या हम उसको चाइल्ड मान सकते हैं पॉक्सो के अंडर? आप तो ऐसे चलिए, बैकग्राउंड क्या था इस केस का, जो पेटिशनर थे दे आर्ग्यूड दैट विक्टिम्स विद लो मेंटल एज should receive POCSO protections, and state contended that child strictly refers to biological age, provide individuals below 18 साल। कोर्ट ने एग्जामिन करा whether interpretations should be literal or purposive। अगेन फिर वही बात आई, इशू क्या बने कोर्ट के सामने कि कैन मेंटल एज बी इक्वेटेड विद बायोलॉजिकल एज अंडर पॉक्सो एक्ट, एंड शुड चाइल्ड इंक्लूड मेंटली डिसेबल्ड एडल्ट्स एज वेल, and can judiciary extend statutory definitions beyond legislative intent? सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया? कोर्ट हेल्ड दैट चाइल्ड अंडर सेक्शन 21D is based solely on the biological age. Individuals at 18 years or older, regardless of mental age, falls outside the POCSO's scope, and directed compensation under section 357A CRPC recognizing the victim's disability। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई चाइल्ड जो है वो स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल एज उसकी मानी जाएगी, प्लस इंडिविजुअल जो कि 18 साल या उससे ज्यादा है, रिगार्डलेस ऑफ मेंटल एज, बाहर आई जाते हैं पॉक्सो के एम्बिट से। ठीक है, प्रेसिडेंट्स बहुत सारे साइट करे थे। लिटरल रीजनिंग क्या थी कि लिटरल वो रूल क्या रहेगा कि एज अंडर पॉक्सो मींस बायोलॉजिकल इयर्स नॉट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एंड कोर्ट्स कैन नॉट ओवरराइड एक्सप्लिसिटली स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, प्लस जुडिशरी मस्ट नॉट लेजिस्लेट बाय एक्सपैंडिंग स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा ये रहा कि भाई जो भी चाइल्ड है ना पॉक्सो के अंदर, इट मींस इंडिविजुअल्स अंडर 18 बायोलॉजिकली, दैट टू। यहाँ पे मेंटली वाला कोई बात ही नहीं रह जाएगी। प्लस जुडिशरी रीएनफोर्स प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्लस एनकरेज कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357 सीआरपीसी फॉर विक्टिम्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और चाइल्ड की जो लैंग्वेज है उसमें बायोलॉजिकल एज ही आएगी अब से। ठीक है, ये क्लैरिफाई कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट केस अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इस केस में क्या हुआ, ब्रीफ फैक्ट्स में देखते हैं। मैरिज हुई इन दोनों की 16 जनवरी 1994 को, दो बच्चे पैदा हुए, और इन्होंने अलग रहना चालू कर दिया 2008 से ड्यू टू डिस्प्यूट्स विद ईच अदर। ठीक है, अब फिर इसमें क्या हुआ कि 2017 में दोनों सेटलमेंट तक पहुंचे, एंड हस्बैंड ने पे करी 2.75 करोड़ एज परमानेंट एलिमनी। पार्टीज ने सॉर्ट करा वेवर ऑफ 6 मंथ्स कूलिंग पीरियड अंडर सेक्शन 13B2 HMA, citing the long separation। इशू क्या बना सुप्रीम कोर्ट के सामने कि whether the 6 months waiting period under 13B2 of Hindu Marriage Act is mandatory or directory, or whether the Supreme Court can waive this period under Article 142 of the Constitution as in extraordinary circumstances। Article 142 क्या कहता है? It empowers the Supreme Court to pass orders for complete justice। 13B1 क्या कहता है? Allows mutual consent divorce after 1 year of separation। 13B2 क्या कहता है? Mandates a 6 months cooling off period after filing for divorce। कंटेंशन क्या थे पार्टीज की? बोथ द पार्टीज जॉइंटली रिक्वेस्टेड वेवर ऑफ द 6 मंथ वेटिंग पीरियड, relied on Nikhil Kumar versus Rupali Kumar, where Supreme Court waived statutory waiting period under Article 142, argued that prolonged separation and settlement justified waiver to prevent further hardships। ठीक है, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आए कि प्रोविजन जो है वो डायरेक्टरी है और मैंडेटरी नहीं है, प्लस कोर्ट्स में वेव इट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ऐसा कह रहा है कौन? ऑनरेबल कोर्ट। जजमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 6 months कूलिंग ऑफ पीरियड इज एडवाइजरी एंड नॉट ओब्लिगेटरी, एंड कोर्ट्स में वेव द पीरियड इफ सेपरेशन एक्सीड्स 18 months, dispute settled, no chance of reconciliation, and delay may cause hardship। ठीक है,
allowed appearance via video conferencing and representation through close relatives. ठीक, की प्रिंसिपल्स क्या है कि 1 year separation under 31 13B1 is mandatory. Disputes of alimony, custody and property must be settled before waiver. Court can exercise discretion to waive 6 months period based on facts of each case. ठीक है, कोर्ट क्या है, एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना डिस्क्रिशन टू वेव 6 months पीरियड, 6 महीने का के पीरियड को वेव करने के लिए बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। ठीक है, बहुत सारे प्रेसिडेंट यहाँ पे लाए। कोर्ट का फाइनली कंक्लूजन क्या है, जो लैंग्वेज है 13B2 की वो डायरेक्टरी है नेचर में, कोर्ट्स हैव डिस्क्रिशन टू वेव बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। 142 क्या एम्पावर करती है सुप्रीम कोर्ट को टू डू कंप्लीट जस्टिस बट मस्ट अलाइन विद लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड वेवर परमिटेड वेयर पार्टीज शो जेन्युइन सेटलमेंट एंड नो चांस ऑफ रिकंसिलिएशन। ठीक है, ये हुआ हमारा आज का केस यहाँ पे। अब हमारा जो केस, जो ये कोर्स चल रहा है ना हमारा पूरा 1499 का, ठीक है, इसमें हम आपको क्लैट पीजी 2026 से रिलेटेड लास्ट मिनट जो भी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आपको वो देने वाले हैं। एंड इसमें हम आपको केस लॉ समरीज भी देंगे जो कि रीसेंट प्लस लैंडमार्क होगी। ठीक है, एंड इसमें आपको 200 लैंडमार्क एंड 350 रीसेंट सिग्निफिकेंट लीगल केसेस मिलेंगे कवरिंग द रिलेटेड केसेस। ठीक है, इसमें आपको 2019 से लेकर 25 तक का पूरा समरी आ जाएगी, और जिससे कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो सॉल्व करने भर से ही काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके उस एग्जाम में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो 1499 वाले केस को कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि आपका क्लैट का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है अब। ठीक है, तो आप इसको आप ले लीजिए, और आप अपना जो भी अपनी मेहनत है, आपने जितना भी पढ़ाई करी है, ठीक है, उसके बेसिस पर आप जो है एटलीस्ट मॉक पेपर्स आप देके देखिए। ठीक है, अब हमारा जो आज का आखिरी केस है, आखिरी केस है हमारा आज का संथिनी वी विजया वेंकट वर्सेस विजया वेंकटेश 2017 का। इसमें जो कोर इशू इन्वॉल्व था उसको समझिए। कोर इशू ये था कि क्या जो यूज है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड क्या था, इट रेफर टू अ 3 जजेस बेंच क्वेश्चनिंग कृष्णा वेनी नगम वर्सेस हरीश नगम का केस। एंटायर केस में अलाउ करी वीडियो हियरिंग्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ द वाइफ। इस केस ने कंसर्न को रेज करा अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 एंड द हिंदू मैरिज एक्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि फैमिली कोर्ट में ना सारे जो भी मैटर्स वो रहते हैं वो इन कैमरा वो प्रोसीडिंग्स होती है। अब अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं एंड अगर आप ऑनलाइन आप ले रहे हो, तो वो इन कैमरा तो बचा ही नहीं, कोई ना कोई तो आदमी उसको देख ही रहा होगा, जो कि कोर्ट जिसको नहीं चाहता कि भाई वो आदमी देखे उस पर्टिकुलर मैटर को। ठीक है, तो इसमें लीगल इश्यूज क्या आते हैं कि कैन कोर्ट्स डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग केसेस। Is video conferencing consistent with Section 11 in camera in section and Section 23(2)? Plus, to what extent does Krishna Veni Nagam remain good law? Majority opinion में दीपक मिश्रा साहब थे, खानविलकर साहब थे. They held that in-camera hearings are mandatory. Video without consent violate rights. Reconciliation requires physical presence and video reduces the confidentiality. Plus, video conferencing allowed only after failed reconciliation and mutual consent, and the courts cannot replace transfers with mandatory video hearings. चंद्रचूड़ साहब ने यहाँ भी डिसेंटिंग दिया। ही सेड दैट फैमिली कोर्ट एक्ट कहीं कहीं प्रोहिबिट नहीं करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। टेक्नोलॉजी जो है एनहांस करती है एक्सेस टू जस्टिस एंड रिड्यूस करती है हार्डशिप को। प्लस इन कैमरा ट्रायल जो है वो पॉसिबल है थ्रू सिक्योर वीडियो सिस्टम्स, एंड डिसीजंस जो है इट शुड बी बेस्ड एंड इट शुड बी केस बेस्ड एंड नो नीड फॉर म्यूचुअल कंसेंट। प्लस जो हाई कोर्ट्स है ना, टू फ्रेम द प्रोसीजरल रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, हाई कोर्ट्स फ्रेम करेंगे प्रोसीजरल रूल्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, कोर्ट ने क्या हेल्ड करा कि जो कृष्णा वेनी नगम था वो पार्शियली ओवररूल कर दिया। मैट्रिमोनियल हियरिंग्स को इन कैमरा हेल्ड करने के लिए बोला बाय डिफॉल्ट, प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ओनली आफ्टर रिकंसिलिएशन फेज एंड ऑन जॉइंट रिक्वेस्ट। Transfer petitions must be adjudicated traditionally and directions to operate prospectively. Implications क्या हुए इसके, इसने रीअफर्म करा राइट टू इन कैमरा हियरिंग्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, रेस्ट्रिक्ट करा जुडिशियल इंपोजिशन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विदाउट कंसेंट, एनकरेज करा कंसेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फैमिली कोर्ट्स, एंड बैलेंस करा मॉडर्नाइजेशन विद सेंसिटिविटी इन मैट्रिमोनियल मैटर्स। ठीक है, तो बेसिकली दिक्कत इतनी थी कि क्या मतलब थ्रू वीसी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपीयर हो सकता है आदमी या नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, राइट टू इन कैमरा हियरिंग्स होता है यहाँ पे, एंड जुडिशियल इम्पोजिशन नहीं हो सकता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विदाउट द कंसेंट, ठीक है, ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट मान लीजिए या जो बॉडी है उसकी मान लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ये केस था कि जिसमें ये हुआ कि अगर फैमिली कोर्ट का कोई मैटर है तो क्लाइंट को कोर्ट में आना ही आना पड़ेगा। प्लस ना फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगती है सेक्शन 13 की आई गेस या सेक्शन 11 की ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, जिसमें कि आप ये बोलते हो कि भाई मेरे क्लाइंट को लॉ का ज्ञान नहीं है, ठीक है? तो मैं उसकी जगह प्लीड करना चाहता हूँ एंड वो अलाउ भी हो जाती है फैमिली कोर्ट्स वगैरह से, ठीक है? सो बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फैमिली कोर्ट की जो भी वर्किंग है, जो भी रूलिंग है, ठीक है? लेकिन यहाँ तक रहेगा हमारा आज का केस, हमारा आज की ये वीडियो, ठीक है? एंड फर्दर हम अपने न्यू केसेस के साथ हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।